हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अपना इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी हम बात कर रहे हैं अपनी पार्ट थर्ड की, जहाँ पे स्टडी कर रहे हैं हम अपना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की यहाँ पे हम गेट के पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसके ऑलरेडी हमने 2 पार्ट्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ये आपका पार्ट थर्ड है। आपको यहाँ पे कुछ ऐसा एहसास हो रहा होगा कि सर जो आपके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो क्वेश्चंस गेट के अंदर पूछे गए वो क्वेश्चंस काफ़ी लेंथी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हाँ थोड़ा लेंथी है, बट जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस 2 या 3 बार कर लोगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेगा। तो ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपको लग रहा होगा कि सर हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे आपको टाइम देना बनता ही है। क्लियर है। यहाँ पे आज कोशिश करेंगे कि जितने भी अभी तक के जो गेट के क्वेश्चन रिमेनिंग रह चुके हैं उनको हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहा है। यहाँ पे जो स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती कर रहा है वो स्टेटमेंट को रीड करने में गलती करता है। क्लियर है। क्वेश्चंस में देखिएगा क्या स्टेटमेंट बोली गई है। स्टेटमेंट के आधार पर हम पढ़ते हैं कि ए कोल कंटेनिंग 2% ऑफ सल्फर इज बर्न्ड कंप्लीटली टू ऐश इन ब्रिक किलन एट द रेट ऑफ 30 kg पर मिनट। क्या बोल रहा है कि एक कोल कंटेनिंग है जहां पे 2% सल्फर बर्न हो रहा है कंप्लीटली टू ऐश इन ए ब्रिक किलन। क्लियर है। ब्रिक किलन मीन्स एक भट्टी में जब वो जल रहा होगा तो वहां पे कितना परसेंट सल्फर बर्न हो रहा है, 2%। क्लियर है। एट द रेट 30 kg पर मिनट के हिसाब से कि पर 1 मिनट में आपका कितना केजी प्रोड्यूस हो रहा है, 30 kg का ब्रिक रेट प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर है। द सल्फर कंटेंट इन द ऐश वाज फाउंड टू बी 6%, और जिसमें जो ऐश है आपके पास वो कितना है, 6% है। यानी कि आपके टोटल सरफेस कंटेंट में से भी 6% किसका है, आपका ऐश का है। क्लियर है। Present in the coal feed to the brick kiln. The molecular weight of sulfur, hydrogen, oxygen are 32, 1 and 16 gram per mole. Clear है। Respectively, the annual rate of sulfur dioxide emission from the kilns ton per year up to 2 decimal place is. क्या बताना है आपको कि कितना सल्फर डाइऑक्साइड का emission हो रहा है आपकी किलन से टन पर ईयर, यानी कि 1 साल में कितना सल्फर कंटेंट आपका प्रोड्यूस हो रहा है आपकी भट्टियों से। क्लियर है। ये आपको यहाँ पे निकालना है। अगर मैं इस क्वेश्चंस की बात करता हूँ तो इस क्वेश्चंस को हम 2 से 3 तरीके से कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो मैं आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा उस सबसे इजी वे में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है। तो देखिएगा क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है। आपका सॉल्यूशन अब स्टार्ट होता है। हम देखते हैं इसका सॉल्यूशंस में आपको सबसे पहले हम निकाल सकते हैं कि जब 1 मिनट में 30 kg आपका ब्रिक किलन रेट है तो पूरे 1 साल का कोल कितना बर्न हुआ है आप ये निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कोल बर्न इन 1 ईयर, तो आप निकालो कोल बर्न इन 1 ईयर। 1 साल में कितना कोल बर्न हो रहा है आपके पास, ये देखिएगा 30 kg पर मिनट है, तो 30 इंटू kg पर मिनट आप kg में निकालिएगा कि कितने kg बर्न हो पा रहा है, तो 30। अब आपको इसको किस में करना है, मिनट से किस में कन्वर्ट करना है, पूरा का पूरा इसको kg में लाना है। तो मिनट्स के लिए इसको किस से 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेज के लिए इसको 25 से कर देते हैं, और ईयर मतलब इसको 365 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास, कोल बर्न इन 1 ईयर, कि 1 साल में आपका कितना कोल बर्न हो रहा है। क्लियर है। तो आइए देखते हैं इसको कितना आ रहा है आपके पास। सॉल्व कीजिएगा 30 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 365, आपके पास आ रहा है ये 1576800। यानी कि अगर मैं इसको 10 डेज की पावर 7 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ये केजी में आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइडेड बाय 10 डेज की पावर 7, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया है, तो ये आ गया मेरे पास 1.5768 kg का। इतने kg का आपका क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सल्फर प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम 10 डेज की पावर 7 भी लगा देते हैं, 10 डेज की पावर 7 kg। क्लियर है। इतना प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसमें जब इतना प्रोड्यूस हो रहा है तो इसमें कितना सल्फर कंटेंट है, इसमें सर आपका 2% सल्फर कंटेंट है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि इसमें सर सल्फर कंटेंट कितना है आपके पास, सर सल्फर कंटेंट है आपके पास 2%।
तो 2%, इस टोटल का 2%, तो टोटल कीजिएगा 1.5768 kg है, अभी किस में है, kg में है। तो आप पूरा करिएगा इसको, ये भी लिखिएगा 10 डेज की पावर 7। अब kg को आप किस में कन्वर्ट करना है, टन में कन्वर्ट करना है, यानी कि टन में। तो आप सभी को पता है कि 1 टन किसके इक्वल होता है आपके पास, ये होता है 1000 kg के इक्वल। क्लियर है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं 1000 को जब मैं kg को टन में कन्वर्ट करूंगा तो 10 डेज की पावर -3 आ जाएगा। क्लियर है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ रहा है, इनटू 10 डेज की पावर 7, देखिएगा इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपके पास, दैट इज 1.5768 इंटू 10 डेज की पावर 7 इंटू 10 डेज की पावर -3, ये आ गया है 15768 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100। तो कितना आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है 315.36 टन पर ईयर। इतना टन आपका सल्फर कंटेंट आ रहा है 1 साल का। ठीक है, कंटेंट क्लियर है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी कि कितना सल्फर कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है 1 साल में, आपके पास 315.36 टन पर ईयर प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर हम स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशंस लगाएं, यहाँ इक्वेशंस को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि जो आपके पास मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है सल्फर का, वो दिया गया है आपके पास 32, हाइड्रोजन का आपके पास सभी को गिवन होता है 1 होता है, ऑक्सीजन का आपके पास 16 होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, बट अगर यहाँ पे ये चीज देखिएगा पहले कि ये चीज आपके पास है, कितना है, कितना सल्फर कंटेंट आ रहा है आपके पास, सल्फर कंटेंट आ रहा है आपके पास दैट इज 315.36 टन पर ईयर आ रहा है। ठीक है। इस 315.36 टन पर ईयर में भी आपका क्या है, 6% आपका क्या है, ऐश कंटेंट है। तो आप 315.36 में से भी क्या कर सकते हैं सर, 6% आपका ऐश कंटेंट है। क्लियर है। तो रिमेनिंग क्या बच जाएगा आपका, 94% क्या बच जाएगा, सॉलिड कंटेंट बच जाएगा। तो 94% क्या बच जाएगा आपके पास, सॉलिड कंटेंट बच जाएगा। और जो ये 94% सॉलिड कंटेंट होगा ये किस में प्रोड्यूस होगा आपका, ये प्रोड्यूस होगा आपका किस में, सल्फर डाइऑक्साइड में। ये जो 94% है किस में प्रोड्यूस होगा आपका, ये प्रोड्यूस्ड होगा आपका SO2 में प्रोड्यूस होगा। क्लियर है। तो यहां पे अगर हम निकालें कि कितना प्रोड्यूस हो रहा है 315.36 टन का 94% निकालेंगे तो कैसे आएगा, दैट इज 94/100 इंटू 315.36। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ रहा है, इंटू 0.94। तो ये कितना आ रहा है आपके पास, दैट इज 296.4384 टन पर ईयर कि इतना सल्फर कंटेंट आपका प्रोड्यूस करेगा, कितना SO2 296.438 टन पर ईयर प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपका काम का यही है जो काम का जिससे क्या होगा, आपका सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। क्लियर है। तो अब हम इसकी जर्नल इक्वेशंस बनाने की कोशिश करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की। तो ये क्या बनेगी, अब ये देखिएगा, ये बनेगी आपके पास S+O2 क्या बनाता है आपको, ये बनाता है SO2 बनाता है। क्लियर है। कुछ ऐसा ही है हमारे पास जनरल इक्वेशंस। तो यहाँ पे आप सभी को ही पता है कि जब हम इसमें इक्वेशंस लगाते हैं कि सर 1 मोल ऑफ सल्फर है, बिल्कुल सर 1 मोल ऑफ सल्फर टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SO2। क्लियर है। तो हमें क्या देखना है, इसका पहले मॉलिक्यूलर वेट देखना है। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है आपके पास सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट होता है आपके पास 32 ग्राम्स। ठीक है। यहाँ पे मैंने मोलारिटी वाला कंसेप्ट लगाऊंगा और उसी तरह से SO2 का कितना होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन के 2 है तो 16 2 2, तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 64 आ गया है। क्लियर है। तो मॉलिक्यूलर वेट भी आपके पास आ गया है। तो अब आपको क्या देखना है, मॉलिक्यूलर वेट सब क्या, अब गिवन वेट देखना है। ठीक है। तो गिवन वेट यहां पे दिखिएगा, दैट इज गिवन वेट। तो गिवन वेट सल्फर का कितना आया, तो जो यहां पे निकला है गिवन वेट सल्फर का, क्योंकि इतना ही आपका काम का है
6% टू एच है, 90% मतलब 315 का 94% कितना हुआ 296.438। तो यहाँ पे इसको कर देंगे दैट इज 296.438 में कितना SO2 प्रोड्यूस होगा। क्लियर है। आपको 32 ग्राम में अगर 64 ग्राम SO2 प्रोड्यूस हो रहा है तो आपके पास 296.68 में कितना प्रोड्यूस होगा आप ये देखेंगे। तो अब यहां पे आप क्या निकालोगे, आप यहां पे निकालने की कोशिश करेंगे। तो जब आप यहां पे निकालने की कोशिश करेंगे कि इतना कितना, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास दैट इज 296.438 इंटू 64 डिवाइडेड बाय 32। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो ये कितना आ गया आपके पास दैट इज 296.43 इंटू 2। तो ये किया हमने 296.438 इंटू 2, तो कितना आ गया आपके पास दैट इज 592.876 टन पर ईयर। ठीक है, यानी कि आपके पास कितना प्रोड्यूस होगा 296.438 का आपका सल्फर कंटेंट प्रोड्यूस होगा। 32 ग्राम में इतना हो रहा था। क्लियर है। तो यहां से हमने क्या निकाल दिया है, सारा का सारा आपको क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। इस क्वेश्चंस में कुछ भी इतना नहीं था, आपको बस देखना था कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझना है और उसको आपने सॉल्व करना है। आप चाहो तो इसको और तरीके से भी कर सकते हैं, बट मैं आज के सबसे बेटर तरीका यही है कि सबसे इजी वे में इसको सॉल्व करना है। आपने क्या किया पहले कि एक साल में कितना कोल बर्न हुआ है आपने वो निकाला है, उसमें 2% सल्फर कंटेंट है तो आपको कितना मिल गया है, टोटल सल्फर कंटेंट मिल गया है 315.36 टन का टोटल सल्फर कंटेंट मिल गया। उसके बाद टोटल सल्फर कंटेंट में आपने देखा कि सर 6% आपका ऐश है, तो रिमेनिंग कितना बचा आपका 94% सॉलिड बचा। जो 94% बचा वही प्रोड्यूस करेगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड और यही आपके काम का है। तो 94% का टोटल सल्फर कंटेंट का कितना हुआ 296.4384 टन पर ईयर हुआ। क्लियर है। अब यहाँ पे हमने इक्वेशंस को बैलेंस करने की कोशिश की कुछ इस तरह से कि SO2 कैसे प्रोड्यूस होता है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन इज गिव्स राइज SO2, 1 मोल ऑफ सल्फर टू प्रोड्यूस 1 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अगर हम इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं तो सल्फर का होता है 32, यानी कि 32 ग्राम सल्फर कितना सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है 64 ग्राम। तो आपको निकालना है कि जो 296.438 है गिवन वेट है उससे कितना प्रोड्यूस होगा, तो उससे प्रोड्यूस हो रहा है आपके पास 592.876 टन पर ईयर होगा। क्लियर है। तो यही आपके क्वेश्चंस में था कि द एनुअल रेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम द किलन्स, कितना हो रहा है आपके किलन से एमिशन, वो हो रहा है दैट इज 592.876 टन पर ईयर हो रहा है। क्लियर है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी आपके लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट बहुत तरीके से सॉल्व करते हैं बट स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आता है। क्लियर है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके पास 2 से 3 टाइप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं आपको सिंपल वे बताऊंगा जिसमें ना तो आपको इक्वेशन को रटना है, कुछ भी नहीं करना है, बस उसको समझना है और कैसे उसको थोड़ा सा क्वेश्चन आपके पास लेंथी बनेगा, बट लेंथी एक बारी में बनेगा। जरूरी नहीं है कि आपको इसी टाइप का क्वेश्चन सेम एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। हो सकता है इसी टाइप के क्वेश्चन को घुमा के दे दे और वहां पे आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो इसीलिए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से कीजिएगा। क्लियर है। क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है कि एक रॉ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कलेक्टेड फ्रॉम ए सिटी कंटेन 70% डीकंपोजेबल मटेरियल दैट कैन बी कन्वर्टेड टू मीथेन, कि आपके पास एक MSW है किसी सिटी का जिसमें 70% आपका डीकंपोज्ड है। यानी कि मैंने जब आपको पहले इनिशियल स्टेज में बताया था कि ऑर्गेनिक मैटर आपके पास 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से सर, बायोडिग्रेडेबल होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर वो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो आपके फास्ट रेट से डिकम्पोज हो जाते हैं। क्लियर है। इनऑर्गेनिक मतलब जो आपके फास्ट रेट से डिकम्पोज नहीं होते हैं और वो लंबे समय तक भी अगर हम चाहे कि ये डिकम्पोज हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे आपका हो सकता है लेदर हो गया, आपका टीन हो गया, आपका ग्लास है, ये कभी भी आपके डिकम्पोज नहीं होते हैं।
बट यहाँ पे आपके पास 70% ऐसा दे दिया गया है कि वो सारा का सारा क्या है, डिकम्पोज्ड है और वो कन्वर्ट हो रहा है आपका किसमें, मीथेन में कन्वर्ट हो रहा है। जरूरी नहीं आज उसने मीथेन कहा है, कल को हो सकता है उस कार्बन डाइऑक्साइड कह दे, तो आप पे ये चीजें सारी डिपेंडेबल है। क्लियर है कि क्वेश्चंस में क्या पूछेगा। द वाटर कंटेंट ऑफ द डिकम्पोजेबल मटेरियल इज 35%, और जो उसमें वाटर कंटेंट है वो कितना है, 35% है। एंड elemental analysis of the decomposable materials yield the following mass percentage: carbon ratio, hydrogen ratio, oxygen ratio, nitrogen ratio is 44, 6, 43.68 and 6.2 etc. क्लियर है। द मीथेन प्रोडक्शन ऑफ द डिकम्पोजेबल मटेरियल इज गवर्न्ड बाय द फ्लोइंग स्टोइचोमेट्रिक रिलेशंस। आपके पास यहाँ पे एक स्टोइचोमेट्रिक रिलेशन दिया गया है, आप इसी रिलेशन से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है। कुछ इक्वेशन इस प्रकार से है, सी की CaHbOCND plus NH2O gives rise MCH4 plus SCO2 plus DNH3। क्लियर है। गिवन एटॉमिक वेट कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, द मास ऑफ मीथेन प्रोड्यूस्ड इन ग्राम्स राउंड ऑफ 1 डेसिमल प्लेस पर केजी ऑफ रॉ MSW विल बी। ये आपके पास 2 मार्क्स के लिए आया था 2019 में। ऐसा जरूरी नहीं है कि इस बार भी आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है इसी टाइप का क्वेश्चन चेंज करके आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है। क्लियर है। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब मान लेते हैं कि आपका एक म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट था। हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं कि एक आपके पास MSW था और MSW में वो कह रहा है कि आपका 70% डिकम्पोजेबल है। यानी कि मैं मान के चलता हूं कि मान लेते कितना MSW था आपके पास, 1 kg का MSW था। 1 kg मतलब आपके पास 1000 ग्राम का MSW था। इस 1 kg में से भी आपके पास क्या था सर, 70% डिकम्पोज्ड था। 70% क्या था, डिकम्पोज्ड था। और रिमेनिंग क्या था आपके पास, 30% मतलब जो डिकम्पोज नहीं हो सकता, यानी कि नॉट डिकम्पोज्ड। क्लियर है। कुछ इसी तरह से जानना है। अब जब 70% डिकम्पोज था तो टोटल वेट कितना होगा उसका, तो 70% मतलब टोटल का 70% कितना हुआ, तो 0.70 इंटू 1000, तो यहां से कितना आ गया आपके पास, 700 ग्राम आ गया। यानी कि 1 kg MSW में से आपके पास 700 ग्राम क्या है, डिकम्पोजेबल मटेरियल है। क्लियर है। अब इस 700 ग्राम में से भी इसने क्या कहा कि सर इस 700 ग्राम में भी आपका 35% वाटर कंटेंट है और 65% आपका सॉलिड कंटेंट है। तो मेरे पास जो वाटर कंटेंट है वो किसी भी काम का है, क्योंकि वो मीथेन बनाने में काम नहीं आता है। मेरे काम का क्या है, जो सॉलिड कंटेंट है कितना है, वो 65% है, वही मेरे काम का है। क्लियर है। क्योंकि फ्लो चार्ट से अगर इस क्वेश्चन को करोगे तो कभी गलती नहीं करोगे यार। क्लियर है। 700 ग्राम में से आपके पास क्या है, 35% आपका वाटर कंटेंट में गया, ठीक है, और रिमेनिंग कितना बचा, 65%, और 65% आपका कहां गया सर, ये सॉलिड के अंदर गया। मैं खुद नहीं कह रहा हूं, यहां पे स्टेटमेंट पढ़िएगा कि द वाटर कंटेंट ऑफ द डिकम्पोजेबल मटेरियल इज 35%, कि डिकम्पोजेबल मटेरियल में 35% आपका क्या है, वाटर कंटेंट, और 65% आपका सॉलिड कंटेंट है। अब जो ये 65% का जो सॉलिड कंटेंट है यही आपका प्रोड्यूस करेगा क्या, मीथेन। ये किसमें करेगा, टू हेल्प, ये हेल्प करेगा प्रोड्यूसिंग द मीथेन CH4। तो सर कितना हुआ है ये, तो 65, 700 का 65 कितना हुआ है, 700 का 65% कितना हुआ है ये देखिएगा। तो सर इसको आप जब सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व कीजिएगा जरा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा 0.65 इंटू 700, तो आपके पास कितना आ गया है, दैट इज 455 ग्राम आ गया है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपके पास कि किस तरह से आपने कहा कि मैंने माना कि मेरे पास MSW का 1 kg क्या था, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट था। उस 1 kg में से 70% डिकम्पोज था, तो रिमेनिंग 30% क्या बचा, नॉट डिकम्पोज, जो डिकम्पोज नहीं हो सकता था। 70% डिकम्पोज हुआ मतलब कितना,
डिकम्पोज हुआ, 700 ग्राम डिकम्पोज हुआ। उस 700 ग्राम में से भी 35% आपके वाटर में चला गया और 65% आपका हेल्प कर गया किसके अंदर, मीथेन प्रोड्यूसिंग में, जो सॉलिड का है। तो कितने ग्राम आया, 455 ग्राम। अब देखिएगा आगे फ्लोइंग मास परसेंटेज, जिसका कुछ ये जो 455 ग्राम आया आपके पास, ये किस किस फॉर्म में है, कार्बन की फॉर्म में भी है, हाइड्रोजन की फॉर्म में भी है, ऑक्सीजन की फॉर्म में भी है, नाइट्रोजन की फॉर्म में भी है। क्लियर है कि जो ये 455 ग्राम आपके पास है, अब ध्यान दीजिएगा इस पर, यहाँ पे जो मेरे पास 455 ग्राम का जो आया, इसमें क्या क्या इंक्लूड है सर, इसमें मेरे पास कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है सर, ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, और मेरे पास अदर भी है। अदर भी है तो मैं यहीं पे लिख देता हूं सर, अदर भी है, अदर भी है। क्लियर है। अब देखिएगा बड़े ध्यान से, अगर हम बात करते हैं कार्बन का कितना है, इसमें कार्बन का है सर आपका, क्योंकि उसमें परसेंटेज में दिया गया है, फ्लोइंग परसेंटेज 44%, 6%, 43, यानी कि कार्बन कितना है सर आपके पास 44%, तो दैट इज 44%। हाइड्रोजन कितना है सर 6%, ठीक है। और आपके पास ऑक्सीजन कितना है 43%, ऑक्सीजन कितना है 43%, ऑक्सीजन है 43%। नाइट्रोजन कितना है 0.8%, नाइट्रोजन है 0.8%, और आपके पास अदर कितना है 6.2%, ठीक है, कुछ यही है सर, यही है। अब बड़े ध्यान दीजिएगा, ये तो आपने निकाला है परसेंटेज में, ठीक है। तो अब हम क्या निकालने की कोशिश करते हैं कि 455 का 44%, तो इसको 455 कीजिएगा, इंटू 100 कर दीजिएगा, यहाँ पे 6/100 कीजिएगा, इंटू 455 कर दीजिएगा। 43% मतलब 43/100 इंटू 455 कर दिया मैंने, 0.8/100 इंटू 455 कर दिया, 6.2/100 इंटू 455 कर दिया। तो जब आप इसको भी कैलकुलेट करोगे भी, तो ये भी राउंड ऑफ करके कितना आएगा आपके पास 455 ग्राम ही आएगा। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं हम, तो सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आएगा दैट इज 0.44 इंटू 455। क्लियर है, यहाँ पे आ जाएगा 0.06 इंटू 455। क्लियर है, एंड 0.43 इंटू 455। देखते हैं क्या इक्वल आता है, नहीं आता है, इसको देखते हैं। 0.8 डिवाइडेड बाय 100, 0.008 इंटू 455। क्लियर है, इसको करते हैं, दैट इज 6.2 डिवाइडेड बाय 100, कितना आ रहा है 0.062 इंटू 455। सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है, 0.44 इंटू 455 कितना आ रहा है आपके पास, दैट इज 200.2 ग्राम। ये क्या है आपके पास, ये आया है गिवन वेट, तो यहां पे लिख देता हूं मैं गिवन वेट आ गया आपके पास। इसका देखते हैं हम, तो दैट इज 0.06 इंटू 455 कितना आया है, दैट इज 27.3 ग्राम। ग्राम लिख रहा हूं मैं, दैट इज ग्राम। इसको करते हैं 0.43 इंटू 455 कितना आ रहा है, दैट इज 195.65 ग्राम आ गया है। इसको करते हैं 0.08 इंटू 455 कितना आता है 0.8 डिवाइड बाय 100 इंटू 455, 3.64 सॉरी 0.00 आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है, नेक्स्ट करते हैं इसको सॉल्व, तो दैट इज 0.062 इंटू 455 ये कितना आ रहा है 28.21 ग्राम आ रहा है, दैट इज ग्राम। क्लियर है, तो यहां से आपके पास क्या आ गया है, यहाँ पे 455 ग्राम को आपने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है, कार्बन का 44% में, हाइड्रोजन का 6% में, ऑक्सीजन का 43% में, नाइट्रोजन का 0.8%, अदर का 6.2%। क्लियर है, तो इतना आपने यहाँ पे अच्छे से देख लिया है। अब यहाँ पे मैंने गिवन वेट की जगह मुझे इनका क्या मालूम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इनके मॉलिक्यूलर वेट लिख देता हूँ।
मॉलिक्यूलर वेट कार्बन का कितना होता है सर 12 होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है। अदर मेरे पास मालूम ही नहीं है तो अदर मैं क्यों लूंगा, क्लियर है, अदर में कुछ भी हो सकता है, क्लियर है। जब मेरे पास यहाँ पे गिवन वेट भी दिया गया है और मॉलिक्यूलर वेट भी दिया है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे इसका, ये तो हमने गिवन वेट निकाला, अब देखते हैं हम इसका नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं इसके। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं आपके पास, ये होते हैं सर दैट इज गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, क्लियर है। तो यहां देखते हैं गिवन वेट कितना है कार्बन का, दैट इज 200.2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है 12 है, तो 12 कीजिएगा, क्लियर है। उसी तरह से जब हम हाइड्रोजन करेंगे, क्योंकि जब ये ग्राम है तो इसको भी हम ग्राम बनाएंगे, मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम ग्राम ग्राम, ठीक है, दैट इज ग्राम, क्लियर है। तो ये आ जाएगा आपके पास। दूसरा करेंगे तो दैट इज 27.3 डिवाइडेड बाय 1। तीसरा करेंगे आपके पास दैट इज 195.65 डिवाइडेड बाय 16, क्लियर है। नेक्स्ट करेंगे हम अपना, नेक्स्ट है आपके पास 3.64 डिवाइडेड बाय 14। अदर का जब हमें मॉलिक्यूलर वेट ही मालूम नहीं है, अगर उसने गलती से अदर का आपके पास मॉलिक्यूलर वेट दे दिया गया है तो अब आप उसको भी कैलकुलेट कीजिएगा, बट यहाँ पे नहीं दिया गया है तो मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने की कोशिश नहीं करूंगा, क्लियर है। तो देखते हैं कितना कितना आता है हमारे पास, दैट इज 200.2 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ रहा है आपके पास, दैट इज 16.68, ठीक है, इतना आ गया आपके पास। दूसरा हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, 683 तक चल जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 27.3 डिवाइडेड बाय 1, तो कितना आ गया आपके पास 27.3 आ गया है। नेक्स्ट करते हैं 195.65 डिवाइडेड बाय 16 कितना आ गया है, दैट इज 12.228 आ गया है। नेक्स्ट करते हैं 3.64 डिवाइडेड बाय 14 करते हैं, तो कितना आ गया है, दैट इज 0.26 आ गया है, क्लियर है। नंबर ऑफ मोल्स आ गया आपके पास, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स भी आपके पास किस में आए होंगे, यहाँ पे ग्राम में आए होंगे, 16.683 ग्राम या 17 पॉइंट। आप चाहो तो इसको मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम मत लो, ठीक है भाई, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, इतने इतने ग्राम्स का आ गया है कि कितने कार्बन में कितने मोल्स हुए हैं 16.683, ठीक है। उसी तरह से हमने सारे के सारे यहाँ पे क्या निकाल दिए हैं, अपने मोल्स निकाल दिए हैं। अब यहाँ पे मैं कार्बन को देता हूँ A, इसको मैं A लिखता हूँ इक्वेशन में, ये B है मेरे पास, ठीक है, और ये मेरे पास C है, और ये मेरे पास आपके पास क्या हो जाएगा, ये D हो जाएगा, क्लियर है, ABCD, इतना सही है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक चीज करेंगे, अब देखेंगे हम यूजिंग द स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन। स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशंस क्या है आपके पास, C की A, H की B, O की C, N की D प्लस NH2O। तो आप स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन लिखा दो आपका CaHB, स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन यूजिंग इक्वेशंस क्या करेंगे हम, दैट इज C की A कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, यही है कुछ, प्लस NH2O गिव्स राइज, कुछ इस तरह से देख लेते हैं। यही है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, क्या प्रोड्यूस होगा, मीथेन होगा, मीथेन प्लस CO2 प्लस अमोनिया NH3, यहाँ पे हो गया M, दैट इज S एंड दैट इज D, क्लियर है। कुछ यही दी है इक्वेशंस आपके पास, देख लेते हैं, यही दी है MCH4CSCD, ठीक है, सही है। अब हमको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको आपको इक्वेशंस को रटा देते हैं।
अब आपको ये इक्वेशन, जनरल इक्वेशंस हर टाइप के क्वेश्चंस में आपके पास गिवन होती है, यहाँ पे आपके पास गिवन दी गई है, तो इसी को आपको बैलेंस करना आना चाहिए। अब बैलेंस कैसे करेंगे हम, ये चीज आपको यहाँ पे देखनी है। सबसे पहले हम किसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे सर, ए को बैलेंस करने की दिखेगी, कार्बन को देखेंगे। तो कार्बन का ए है, तो ए आ जाएगा हमारे पास, ए इज इक्वल टू, अब देखो कार्बन कहाँ है, कार्बन आपके पास यहाँ है, तो कार्बन का कितने हैं सर 1 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कार्बन की जगह 1, तो m आ जाएगा, ठीक है। अब और कहाँ है कार्बन, यहाँ है, s की जगह है, तो कार्बन भी एक है, तो 1 इंटू s हो जाएगा, तो प्लस s हो जाएगा। इक्वेशन आई आपके पास, कैसे आई ध्यान दीजिएगा। वैसे तो आपने ये केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, बट यहाँ पे नहीं पढ़ी होगी तो समझिएगा। यहाँ पे कार्बन का एक है, कार्बन का एक है, तो एक को आप मल्टीप्लाई कीजिए किससे, ए से, तो आपके पास ए आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि कार्बन कहाँ पे आ रहा है, कार्बन यहाँ पे भी आ रहा है, कार्बन का एक है तो उसको मल्टीप्लाई कीजिए m से, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे m से तो m आएगा। फिर कहाँ पे है सर, कार्बन का यहाँ पे एक है, तो आपने किससे मल्टीप्लाई किया, s से, तो s मल्टीप्लाई बाई 1, तो आ गया आपके पास 1s। क्लियर है, ये इक्वेशन नंबर आई आपके पास, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं अब हम अपने बी की। बी क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना है 1 है, तो बी को 1 करेंगे, हाइड्रोजन 1 मतलब यहाँ पे एक ही है एलिमेंट हाइड्रोजन का, तो दैट इज बी इज इक्वल टू, अब देखो आपके पास हाइड्रोजन की कहाँ है, यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं 2 है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे n से, तो 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2n, तो ये प्लस में आएगा, प्लस 2n इज इक्वल टू या गिव्स राइज। अब देखो कहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन की कितने हैं सर 4 है, 4 हाइड्रोजन के है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा m, तो m मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितना आएगा आपके पास, दैट इज 4m। क्लियर है। अब कहाँ पे हाइड्रोजन है सर, यहाँ है, हाइड्रोजन के कितने हैं 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3d हो जाएगा। क्लियर है, ये आपके पास इक्वेशन क्या आ गई है, सेकेंड इक्वेशन आ गई है। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन देखते हैं हम। तीसरी इक्वेशन अब किसकी देखते हैं हम, देखते हैं अब सी की। सी मतलब ऑक्सीजन, देखते हैं कि ऑक्सीजन कहाँ का, यहाँ पे है, ऑक्सीजन का एक है तो यहाँ पे आएगा सी इज इक्वल टू, और कहाँ है ऑक्सीजन सर, यहाँ है, ऑक्सीजन का एक है तो ये क्या हो जाएगा प्लस में आएगा, क्योंकि प्लस में है तो सी प्लस एन हो जाएगा इज इक्वल टू, और कहाँ पे ऑक्सीजन है सर, यहाँ पे कितने हैं 2 ऑक्सीजन के है तो इज इक्वल टू 2s है, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 है और यहाँ पे एक s है, 2 ऑक्सीजन के एक s का मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एस, 2s आ जाएगा। क्लियर है, अब कहीं नहीं है तो कहीं नहीं है। ये तो इक्वेशन नंबर आ गई आपके पास, दैट इज थर्ड इक्वेशन। अब हम फोर्थ इक्वेशन देखते हैं। फोर्थ इक्वेशन किसकी आएगी सर, एन डी की। एन डी कितना है, डी एन कितना है सर, एक ही है, तो डी कितना है आपके पास, एक ही है, तो यहाँ पे डी आ गया है इज इक्वल टू, और कहाँ पे डी है सर, यहाँ पे, तो यहाँ पे भी डी कितना है सर, एन देख रहे हैं हम डी के लिए, तो एन भी एक ही है, तो डी इज इक्वल टू डी, तो ये तो बैलेंस हो गया है, यानी कि फोर्थ इक्वेशन आपके पास क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। क्लियर है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को, तीनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या है, 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, तो आपकी इक्वेशंस क्या हुई, डिटर्मिनेंट हुई। अगर आपके पास रिएक्शन इज इक्वल टू अननोन इक्वल नहीं होते हैं तो उस बीम को हम क्या बोलते हैं, उस सेक्शंस को हम क्या बोलते थे, अनडिटर्मिनेंट बोलते हैं। बट ये क्या है आपके पास, डिटर्मिनेंट है, क्योंकि यहाँ पे 3 ही अननोन है और 3 ही यहाँ पे इक्वेशन है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं इनको कुछ किस प्रकार से, 1 and 3 को रिजॉल्व करके देखते हैं। टू रिजॉल्व 1 and 3 को क्या देखते हैं हम, रिजॉल्व करके देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे s, ये हमारे पास c प्लस एन इज इक्वल टू 2s एंड a इज इक्वल टू m प्लस c है। क्लियर है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि a इज इक्वल टू m प्लस s, a कितना है, a तो आप सभी को ही पता है, बिल्कुल है। कार्बन कितना है, यहाँ आपने लिखा है कार्बन कितना है, दैट इज 16.683 है, दैट इज 16.683 है, तो इसको रखिएगा 16.683 इज इक्वल टू m प्लस s। क्लियर है। ये तो आपकी इक्वेशन 1 आ गई है।
इक्वेशन 2 देखते हैं। इक्वेशन 2 आपके पास है दैट इज c प्लस n इज इक्वल टू 2s। क्लियर है? तो यहाँ पे 2s की जगह आप क्या रख सकते हो, c प्लस n रख सकते हो। बिल्कुल रख सकते हैं सर, यानी कि यहाँ पे आपके पास s है, यहाँ पे s की जगह क्या रख दो आप, या आप s निकाल दो यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम s निकालते हैं तो दैट इज, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम अपने c प्लस n इज इक्वल टू 2s। तो c क्या है, c तो आपके पास ऑलरेडी दिया गया है, c दिया गया है आपके पास, कितना दिया गया है, c दिया है 12.228 दैट इज 12.228 प्लस n इज इक्वल टू 2s, ये दिया है आपके पास, दैट इज कंडीशन में दिया गया है। और s क्या दिया गया है आप, तो s यहाँ से निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो s हो जाएगा आपके पास 16.683 इज माइनस m हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे इसको पुट कर सकते हैं आप s की जगह, तो दैट इज 12.228 प्लस n इज इक्वल टू 2s। s की वैल्यू क्या है, दैट इज 16.683 माइनस m। सॉल्व करो इसको, दैट इज 12.228 प्लस n इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 16.683, कितना आ रहा है आपके पास, दैट इज 33.366 माइनस 2m। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, 2m इधर लेके आ जाओ, तो ये बन जाएगा 2m प्लस n इज इक्वल टू 33.366, ये आपके प्लस से इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 12.228। क्लियर है? तो माइनस कीजिएगा, माइनस 12.228 कितना आ रहा है आपके पास, दैट इज 2m प्लस n इज इक्वल टू 21.138। तो एक इक्वेशंस आपके पास यहाँ पे भी आ गई है, 3 पहले से आई, इसको हम 4th इक्वेशन दे देते हैं। तो m प्लस n की इक्वेशन बनी है आपके पास, तो m प्लस n की इक्वेशन और भी बनी है कहाँ पर, तो देखिएगा m प्लस n की इक्वेशंस आपके पास ये वाली बन सकती है। तो इक्वेशन 3rd को अगर हम सॉल्व करके देखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन 3rd को, यहाँ पे देख रहा हूं मैं, तो इक्वेशन 3rd क्या है हमारे पास, दैट इज b प्लस 2n इज इक्वल टू 4m प्लस 3d। यहाँ पे b कितना है आपके पास, तो देखिएगा b देखना है और d देखना है। b है आपके पास 27.3 और g है 0.26। b है 27.3 प्लस 2n इज इक्वल टू 4m प्लस 3d इज 0.26। क्लियर है? तो ये आपके पास यहीं पे रहेगा 27.3, ये किस चीज़ का है यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो दैट इज 3 इंटू 0.26 इज इक्वल टू, ये 4m है और ये आपका प्लस है, ये आके क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, दैट इज 27.3 माइनस 3 इंटू 0.26 कितना आ रहा है आपके पास 26.42, तो दैट इज 26.52 इज इक्वल टू 4m माइनस 2n। तो एक इक्वेशन आपकी कहाँ से आई थी, है सेकेंड इक्वेशन से आई थी और 4th यहाँ से आई थी। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं टू रिजॉल्व 4th एंड सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि ये भी m और n की फॉर्म में है और ये भी क्या है आपके पास m और n की फॉर्म में है। क्लियर है? तो इस तरह से भी हमारे पास यहाँ पे अब 2 इक्वेशन को रिजॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट और थर्ड को रिजॉल्व किया था, अब हम जो रिजॉल्व करेंगे वो सेकंड और फोर्थ को रिजॉल्व करेंगे। 4th इक्वेशन कहाँ से आई आपके पास, ये आई आपके पास फर्स्ट और थर्ड को रिजॉल्व करने पर। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ आपके पास 4th इक्वेशंस में, तो इसका मैं n फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो n क्या बन जाएगा 21.138 माइनस 2m बन सकता है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ टू रिजॉल्व द इक्वेशन, कौन कौन सी इक्वेशन रिजॉल्व करनी है आपको, 4th एंड 2। 2 क्या है आपके पास, ये वाली है, दैट इज 4m माइनस 2n इज इक्वल टू 26.52। क्लियर है? इसको देखते हैं।
अब इसको पुट करके भी देखते हैं, यहाँ पे 4m 2n की जगह क्या है, ये वाली वैल्यूज पुट करते हैं, 2 इंटू दैट इज 21.138 माइनस 2m इज इक्वल टू 26.56। क्लियर है। इसको सॉल्व करते हैं तो दैट इज 4m माइनस दैट इज 42.276, 2 16 3 दूनी 6 और 1 7 एंड 2 42.276 माइनस प्लस 4m इज इक्वल टू 26.52। क्लियर है। तो यहाँ से मेरे पास ये 4m है, 4m तो ये हो गया मेरे पास 8m। क्लियर है। तो 8m ये यही का यही रखा मैंने 26.52 प्लस ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो दैट इज 42.276। क्लियर है। तो इसको ऐड कीजिएगा, तो ऐड करते हैं इसको 26.52 प्लस 42.276 कितना आ रहा है आपके पास 68.796। तो 8m इज इक्वल टू 68.796। क्लियर है। तो यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, दैट इज m इज इक्वल टू 68.796 डिवाइडेड बाय 8। तो डिवाइडेड बाय 8 कितना आ रहा है आपके पास, दैट इज 8.59 आ रहा है। कितना आ रहा है 8.59, यानी कि अप्रॉक्स ले सकते हैं इसको हम, दैट इज 8.6 मोल्स। यानी कि m क्या है आपके पास, मीथेन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस है। ठीक है। तो यहाँ देखो हमने अपनी जर्नल इक्वेशन में m क्या था हमारे पास, क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या था, मीथेन था। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स आए मीथेन के 8.6, कितने आ गए हैं 8.6 मोल्स आ गए हैं। क्लियर है। इसी तरह से आप किसके निकाल सकते हैं, सल्फर के निकाल सकते हैं, नाइट्रोजन के, अमोनिया के निकाल सकते हैं, आप पे डिपेंड है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिएगा मोल्स क्या होता है आपके पास, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ देखेंगे हम कि मोल्स क्या होता है भाई, मोल्स होता है आपके पास गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब गिवन वेट किसका आएगा आपके पास, गिवन वेट आएगा, गिवन वेट ऑफ मीथेन आएगा। ठीक है। डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट भी किसका आएगा आपके पास, मीथेन आएगा CH4। या तो आप इसको मॉलिक्यूलर वेट बोलो या इसको आप एटॉमिक वेट बोलो। क्लियर है। जब आपके पास सिंगल मेटल दिया जाएगा तो हम उसको एटॉमिक वेट लिखेंगे, और जब आपके पास कंपाउंड की फॉर्म में दिया जाएगा तो उस समय हम मॉलिक्यूलर वेट बोलेंगे। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे मोल्स तो गिवन है, कितने मोल्स है सर 8.6 इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ मीथेन। गिवन वेट ऑफ मीथेन कितना है, कार्बन का कितना है 16, हाइड्रोजन का कितना है 1। गिवन वेट तो आपको निकालना है, गिवन वेट तो आपको निकालना है, गिवन वेट ऑफ मीथेन तो आपको निकालना है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन। कार्बन के 12 हो गए और 4 किसके हो गए आपके पास, हाइड्रोजन के हो गए, तो कितने हो गए 16 हो गया, तो दैट इज 16। तो गिवन वेट ऑफ मीथेन कितना आ जाएगा आपके पास, गिवन वेट ऑफ CH4 इज इक्वल टू 16 इंटू 8.6। तो इसको सॉल्व करो, 16 इंटू 8.6 तो कितना आ गया आपके पास, दैट इज 137.6 ग्राम आ गया है। क्लियर है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। आप चाहो तो जनरल इक्वेशन से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर भी इस तरह की इक्वेशन आपको बताई है कि आप वहाँ पे जनरल इक्वेशन किस तरह से लगाएं। वहाँ पे मैंने आपको एरोबिक रिएक्शन बताई है और दूसरी मैंने एनारोबिक रिएक्शन बताई है। एनारोबिक रिएक्शंस आप में हमेशा याद रखना कि जब भी आप मीथेन की बात करते हैं तो वहाँ पर जो भी आपके पास मटेरियल का डिकम्पोजिशन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी कि उसको हम एनारोबिक इक्वेशन बोल सकते हैं। बट जब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी कंडीशन गिवन होगी तो वहाँ पर आप जनरल फार्मूला फॉर द एरोबिक रिएक्शंस लगाएंगे। ठीक है। तो एरोबिक और एनारोबिक की दोनों इक्वेशंस मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर करवाई है, जो हमारे थ्योरी वाले पार्ट्स के अंदर थी। क्लियर है। आप चाहो तो इसको और वे में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट इस वे में यह है कि आपको किसी भी तरह का क्या करना है, जनरल इक्वेशन को याद नहीं रखना है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ें लर्न रखनी है, अगर आप रख सकते हो। हालांकि ये भी आपके पास जो ये स्टोइचियोमेट्रिक्स इक्वेशंस है ये भी क्वेश्चंस के अंदर गिवन दी जाती है। अभी तक जो क्वेश्चंस इसके अंदर पूछा गया है आपके पास 2 या 3 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। हालांकि जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया था ये पूछा गया था कब भाई,
जरा हम देख लेते हैं। 2019 में पूछा गया था और इसी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूछने का तरीका सेम हो सकता है बट यहाँ पे कंसेप्ट इक्वल रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन को किस तरह से एक बारी करोगे तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड टाइम करोगे तो क्वेश्चन इजी अपने आप हो जाएगा। हालांकि मैंने यहाँ पे जो ये क्वेश्चन को सॉल्व करवाया आपको बिल्कुल ही मतलब बेसिक लेवल से आपको करवाने की कोशिश की है ताकि आप यहाँ पे किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना करें। क्लियर है? तो आइए देखते हैं अब हम अपना थर्ड क्वेश्चंस आज के लेक्चर्स का। अगर आपने प्रीवियस 2 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व किए हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने अभी तक वो 2 क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं किया है तो पहले उन क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा कि वेस्ट टू बी एनर्जी प्लांट बर्न ड्राई सॉलिड वेस्ट ऑफ कंपोजिशन कार्बन 35, ऑक्सीजन 26, हाइड्रोजन 10, सल्फर 6, नाइट्रोजन 3, इनर्ट 20% एंड बर्निंग रेट इज 1000 टन्स। ये क्या बोल रहा है कि आपके पास एक बर्निंग प्लांट है जहां पर आपका MSW जो ड्राई फॉर्म में है उसको हम बर्न कर रहे हैं, जिसमें डिफरेंट कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स है, जिसमें कार्बन आपके पास 35% है अवेलेबल, ऑक्सीजन वहां पे 26% है, हाइड्रोजन वहां पे 10% है, नाइट्रोजन वहां पर 3% है और सल्फर वहां पे 6% दिया गया है, जिसका बर्निंग रेट जो दे दिया गया वो 1000 टन्स पर डे दे दिया गया है। क्लियर है? ऑक्सीजन इन एयर बाई वेट इज 23% दिया गया है। आपको एज्यूम करना है कंप्लीट कन्वर्जन। कंप्लीट कन्वर्जन का मतलब यहां पे है कि यूजिंग द स्टोइचियोमेट्रिक्स इक्वेशंस। क्लियर है? कन्वर्जन है आपके पास कार्बन से CO2 जाना, आपको कार्बन से किसकी निकालना है? CO2 की कन्वर्जन करना है, ठीक है। और उसी तरह से आपको हाइड्रोजन से वाटर की करना है और सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड की करना है और नाइट्रोजन से नाइट्रोजन ऑक्साइड की करना है, NO2 की करना है। क्लियर है? आपके पास यहाँ पे मेनली जितने भी कन्वर्जन के लिए जो एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है वो 4 एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन है। क्लियर है? गिवन एटॉमिक वेट, इसका एटॉमिक वेट भी दे दिया गया। अगर इनका एटॉमिक वेट क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया जाता तब भी आप इसका गिवन एटॉमिक वेट पहले से ही नॉन होता है। हाइड्रोजन का 1 हो गया है, कार्बन का 12 हो गया है, नाइट्रोजन का 14 हो गया है, ऑक्सीजन का 16 हो गया है, सल्फर का 32 हो गया है। क्लियर है? द स्टोइचियोमेट्रिक्स मीन्स theoretical amount of airs in tons per day, round off the nearest integers required for completely burning of this waste is। क्लियर है कि अगर आप इस कंप्लीट वेस्ट को बर्न करना चाहते हैं तो वहां पे टोटल अमाउंट ऑफ एयर कितना रिक्वायर्ड होगा, यानी कि आपको क्या निकालना है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ एयर निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपके पास रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट्स है हम उनको लिखना चाहेंगे। कौन कौन से एलिमेंट मेनली आपको ध्यान रखने हैं? वो 4 एलिमेंट है, ठीक है। एलिमेंट्स के बाद आपको उसका परसेंटेज देखना है और परसेंटेज के बाद उसका आपको मास निकालना है, ठीक है। और मास के बाद आपको रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीजन निकालना है कि कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड O2। क्लियर है? अब हम यहाँ पे एलिमेंट्स की बात करते हैं तो एलिमेंट में आपके पास पहले कार्बन है, फिर आपके पास हाइड्रोजन है, क्लियर है, उसके बाद आपके पास नाइट्रोजन है और उसके बाद सल्फर है। हो सकता है अगर यहाँ पर वो 5th एलिमेंट्स को भी इंक्लूड कर देता तो हम उसके 5th एलिमेंट्स को भी लिख लेते, बट क्वेश्चन में साफ लिखा है यार कि कार्बन टू CO2 बना है, हाइड्रोजन से वाटर बना है और सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड बना है और नाइट्रोजन से नाइट्रोजन ऑक्साइड बना है। क्लियर है? तो देखिएगा कार्बन की जो यहाँ पे जो परसेंटेज है वो आपके पास 35% है, तो मैं लिख रहा हूँ दैट इज 35। हाइड्रोजन की यहाँ पे 10% है, नाइट्रोजन की यहाँ पर 3% है और सल्फर की यहाँ पर 6% है। क्लियर है? कुछ ऐसा ही क्वेश्चंस के अंदर। अब हम इनके मास को कैसे निकालेंगे? मास के लिए आपको किसी भी एलिमेंट्स का बर्निंग रेट पता होना चाहिए और इसका जो बर्निंग रेट है वो 1000 टन्स पर डे है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो कार्बन है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 1000 टन पर डे में, आपका 35 टन्स ही 35% ही इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका 1000 का 35% निकालिएगा तो ये हो जाएगा that is 35 डिवाइडेड बाय 100 into 1000। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से कितना आ गया आपके पास 350 टन पर डे आ गया।
क्लियर है। उसी तरह से हाइड्रोजन कितना कंट्रीब्यूट करता है आपके 1000 टन्स में 10% कंट्रीब्यूट करता है, तो दैट इज 10/100 इंटू 1000 करेंगे तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगी आपके पास, तो यहां से कितना आया है हंड्रेड्स। जो भी मास आएगा वो आपका टन पर डे में आएगा, तो मैं यहां लिख देता हूं टन पर डे में आएगा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। उसी तरह से जब नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन क्या रहेगा आपके पास, वो भी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 3% कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि 3/100 इंटू 1000 हो गया है। यहां से कैंसिल हो गया तो यहां पे कितना आ गया है 30 टन्स पर डे, 6% है तो दैट इज 6/100 इंटू 1000 कितना आ गया है 60 आ गया है। क्लियर है, तो इतना मामला आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम रिक्वायर्ड ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की जरूरत हम क्यों पड़ती है, जब हम किसी एलिमेंट्स को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और आज जो हम अपने वेस्ट को जो बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हैं, यानी कि हम अपने क्या कर रहे हैं यहाँ पे इंसिनरेशन कर रहे हैं। इंसिनरेशन क्या होता है, बर्निंग ऑफ द सॉलिड वेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है, उसको हम इंसिनरेशन बोलते हैं। और इंसिनरेशन का जस्ट अपोजिट होता है आपके पास पैरोलिसिस। पैरोलिसिस का मतलब होता है कि जो भी आपके पास सॉलिड वेस्ट होता है उसको आप बर्न करते हो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है, इंसिनरेशन और पैरोलिसिस के अंदर यही डिफरेंस है कि जो आपके पास पैरोलिसिस होता है वो आपके पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्लियर है, और वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है पैरोलिसिस, और वो किसके होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है आपका इंसिनरेशन। क्लियर है, देखते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहली जो इक्वेशन देखने जा रहे हैं आपके पास यूजिंग द स्टोइचियोमेट्रिक्स, वो है आपके पास कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड्स। क्लियर है, तो देखते हैं कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। इसको यहीं पे देखना, आपको टेबल फॉर्म में है, किसी बुक में आपको ये टेबल फॉर्म में नहीं मिलेगा। आपको टेबल फॉर्म में इसीलिए समझा रहा हूं ताकि आपको इससे रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए तो आप उसको इजिली हैंडल कर पाए। क्लियर है, तो देखिएगा इक्वेशंस कि कार्बन से आपका क्या बन रहा है, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा CO2 बनाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब है कि सर 1 पार्ट आपका कार्बन का है तो 1 पार्ट आपका ऑक्सीजन का भी है। क्लियर है, यानी कि अगर हम इसके एटॉमिक वेट की बात करते हैं तो कार्बन का एटॉमिक वेट आपका 12 है तो ऑक्सीजन का कितना है 32 है। यानी कि आपके पास कि जब हमारे पास एक पार्ट कार्बन का है उसके लिए हमें कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, उसको 32 ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड है। यानी कि अगर इसका मैं मोलारिटी का कंसेप्ट यहाँ पे लगाता हूँ, यानी कि 12 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कितना, 12 ग्राम कार्बन के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है 32, तो आपको निकालना है 350 के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 350 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 12, तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज 350 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 12। क्लियर है, उसी तरह से हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट की, पहली होगी है, दूसरा करते हैं हम वाटर का, तो दैट इज 2H2 प्लस O2 इज गिव्स राइज द H2O। क्लियर है, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने पार्ट है सर, 4 पार्ट हाइड्रोजन के हैं, ऑक्सीजन का 1 पार्ट है। क्लियर है, अगर हम इसके एटॉमिक वेट की बात करते हैं यहाँ पे डियर, तो इसका एटॉमिक वेट कितना है, हाइड्रोजन का 4 है, ऑक्सीजन का 32 है। कहने का मतलब ये है कि 4 ग्राम ऑक्सीजन के लिए आपको कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, 32 ग्राम का ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। तो आपके लिए 100 के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, तो 100 के लिए आपको कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे दैट इज 100 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 4 आएगा। क्लियर है, तो ये चीज भी आपको क्या करनी है, थोड़ी सी समझनी है। अब आता है नेक्स्ट थर्ड में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे थर्ड क्या बना रहे थे हम, सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड बना रहे हैं, यानी कि S+O2 क्या बना रहा है आपके पास, SO2 बना रहा है। यानी कि एक पार्ट सल्फर का है तो एक पार्ट आपका ऑक्सीजन का है। यानी कि इसके एटॉमिक वेट की बात करते हैं तो सल्फर का एटॉमिक वेट 32 है, ऑक्सीजन का भी 32 है। अगर यहाँ पे हम मोलारिटी का कंसेप्ट लगाते हैं इसमें भी अगेन, तो इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास 32 ग्राम ऑफ सल्फर है, उसको प्रोड्यूस करने के उसको रिक्वायर्ड कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, 32 ग्राम का ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। तो कितना सल्फर दिया गया यहाँ पे 60, तो 60 के लिए आपको कितना
ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। तो इसको यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके ये आएगा दैट इज 60 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 32 बन जाएगा। क्लियर है? ये तो मेरे पास है थर्ड। अब बात करते हैं हम अपनी फोर्थ की। फोर्थ में हमने क्या देखा था? नाइट्रोजन से नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्लियर है? तो यहाँ पे दैट इज N+O2 इज दैट इज NO2। कहने का मतलब यहाँ पे देखिएगा कि एक पार्ट नाइट्रोजन का है तो एक पार्ट ऑक्सीजन का है। अगर हम इसके एटॉमिक वेट की बात कर लेते हैं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 है, ऑक्सीजन का 32 है, यानी कि 14 ग्राम नाइट्रोजन के लिए 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। तो नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन आपका 30 है, तो 30 के लिए आपको कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा? तो यहां पे भी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज 30 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 14 करेंगे। क्लियर है? सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है यहाँ पे। क्लियर है? तो यहां पे जो भी आपके पास रिक्वायर्ड ऑक्सीजन आएगी वो भी टन पर डे में आएगी। किस में आएगी? टन्स पर डे में आएगी। TD लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं 32/12 इंटू 350 कितना आया आपके पास? दैट इज 933.33 टन पर डे आया। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं 32 को 4 से करेंगे तो 8 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा? 800 टन पर डे आ गया। 32 से 32 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 60 टन पर डे आ गया। क्लियर है? यहाँ पे करेंगे तो दैट इज 32/14 इंटू 30 करेंगे तो कितना आया? 68.57 करेंगे। लास्ट में क्या करेंगे हम? टोटल रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, तो दैट इज टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। तो आप क्या कर दीजिएगा? इसका टोटल कर दीजिएगा यहाँ पे। तो टोटल करने के लिए देखिएगा दैट इज 933.33 प्लस 800 प्लस 60 प्लस 68.57 दिस इज 1869। कितना आया? 1861.9 टन पर डे। यानी कि कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा आपको? जो कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सल्फाइड की जो कंपोजिशन दी गई है उसके लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड रहेगा वो 1861.9 टन पर डे रहेगा। बट इसमें कुछ पहले से भी तो ऑक्सीजन अवेलेबल है भाई, वो कितना है? 16%। पहले से जो ऑक्सीजन आपका अवेलेबल है वो कितना है? 26% है। तो देखिएगा, तो यहां पे हम लिखेंगे अवेलेबल ऑक्सीजन। अवेलेबल ऑक्सीजन कितनी है आपके पास? दैट इज 26%। 26% बेटा 26/100 इंटू 1000। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 260 आ गया। क्लियर है? तो यहाँ पे 260 पहले से ही है और टोटल आपके पास 1861 आई है। अगर 1861 में से आपके पास 260 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या रह जाएगी? रिक्वायर्ड रह जाएगी, यानी कि अमाउंट ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन। तो यहाँ पे लिख देंगे अवेलेबल ऑक्सीजन। अवेलेबल ऑक्सीजन क्या रहेगी आपके पास? वो रहेगी दैट इज रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, रिक्वायर्ड O2 माइनस गिवन ऑक्सीजन। गिवन कहो इसको या अवेलेबल कहो, तो रिक्वायर्ड कितनी हो जाएगी? इसको अवेलेबल नहीं, इसको गिवन ऑक्सीजन लिख देते हैं हम। क्या लिख देते हैं? दैट इज गिवन ऑक्सीजन। तो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड बोले तो आपके पास रिक्वायर्ड है 1861.9 माइनस 260। माइनस 260 करो, 1861.9 माइनस 260 कितना आ रहा है? 1601.9 टन पर डे आ रहा है। क्लियर है? तो अमाउंट ऑफ एयर कितना दिया है आपके पास? क्वेश्चन में गिवन है भाई, अमाउंट ऑफ एयर आपके पास 23% दिया है। क्लियर है? तो यहां पे आपके पास अमाउंट ऑफ एयर बाय वेट इज 23%। तो यहां से हम निकालेंगे क्या? अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड। कितना अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड रहेगा? तो वो रहेगा आपके पास अवेलेबल ऑक्सीजन, अवेलेबल O2 डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ एयर बाय वेट, अमाउंट ऑफ एयर बाय वेट। ठीक है? कितना अवेलेबल है आपके पास? 1601.9
डिवाइडेड बाय 0.23, डिवाइडेड बाय करो 0.23, 0.23 कितना आ रहा है आपके पास 6964.78 टन पर डे। ठीक है, तो इसको मैं राउंड ऑफ कर दूं तो राउंड ऑफ करके क्या बन जाएगी वो 6965, दैट इज 6965 टन पर डे। क्लियर है, यानी कि इतना अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड रहेगा आपका एक दिन का, कितना 6965 टन्स पर डे। क्लियर है, तो क्वेश्चन को कुछ इस तरह से भी आपके एग्जाम के अंदर फ्रेम किए जाते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता यार कि मैंने आपको यहाँ पर आज के लेक्चर में 3 से 4 जो क्वेश्चंस करवाए हैं उनके सबका कंसेप्ट सिमिलर था। क्लियर है, कोई भी ऐसा नहीं था कि किसी का थोड़ा चेंज हुआ होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं कंसेप्ट आपस में मिलते जुलते हैं भाई। ठीक है, अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी कुछ काफी अच्छा क्वेश्चंस है। अगर आपने पहला लेक्चर्स देखा होगा मेरा गेट के PYQ का और ये वाला लेक्चर अच्छे से पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चंस को भी आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस में क्या कहा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। क्लियर है, तो सही को ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है, गलत को ढूंढना तो बहुत आसान पड़ जाता है। कैसे, देखिएगा। क्लियर है कि कंबंशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस विच टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है, पैरोलिसिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस विच टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। पैरोलिसिस कभी भी आपके पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं होता है। पैरोलिसिस मैंने आपको पहले भी बताया था, पैरो का मीनिंग होता है फायर, लिसिस का मतलब होता है आपके पास सेपरेटिंग करना, मतलब अलग करना। यानी कि तो आज अगर आपको कि कोई क्वेश्चंस में आपको पूछ लिया जाए इंटरव्यू में कि पैरोलिसिस का मतलब क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे दैट इज पायरोलिसिस। अगर इस पायरोलिसिस वर्ड्स को मैं तोड़ना चाहूं तो ये 2 वर्ड्स में टूट जाता है, दैट इज पायरो और दूसरा रहेगा आपके पास लिसिस। ठीक है, इस पायरो का मतलब होता है फायर और इस लिसिस का मतलब होता है सेपरेटिंग। क्लियर है, इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास इसमें थर्मल डिग्रेशन ऑफ वेस्ट होता है एट ए हाई टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, थर्मल डिग्रेशन होता है। मैं लिख देता हूं, इसके अंदर क्या होता है, थर्मल डिग्रेशन, थर्मल डिग्रेशन एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, in the absence of oxygen। या आप कह सकते हो कि जो भी इसमें जो भी इसका जो सॉलिड वेस्ट होता है, यानी कि जो MSW होता है, MSW इज बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ या इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है कि जो भी आपका यहाँ पे सॉलिड वेस्ट होता है वो बर्न किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एनारोबिक कंडीशन में। क्लियर है, उसी तरह से अगर हम पैरोलिसिस का अपोजिट करना चाहे तो उसका अपोजिट होता है इंसिनरेशन। इंसिनरेशंस के अंदर क्या होता है, इंसिनरेशंस के अंदर आपका जो भी सॉलिड वेस्ट होता है उसको बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है, अब ये पॉइंट्स भी क्लियर है। और एक पॉइंट ये भी रखना है कि जो आपके पास पैरोलिसिस होता है ये आपके पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। पैरोलिसिस क्या होता है, आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस होता है या प्रोसेस होता है। तो ये जो पॉइंट्स है ये सारे पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं ताकि आपको किसी ना किसी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास सी हो जाएगा कि जो पैरोलिसिस है वो आपके पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है विच टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है, तो इस तरह से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे क्लियर हो गया है।
अब आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट मतलब ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। क्वेश्चंस के अंदर क्या किया गया है, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। हालांकि गेट के अंदर असर्शन और रीजन के बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हालांकि इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज में असर्शन और रीजन के बेस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले एग्जाम में गेट में भी असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस अब काफ़ी देखे जा सकते हैं। क्वेश्चंस में क्या कहा गया है, आपकी असर्शंस क्या बोलती है कि वन ऑफ द बेस्ट वे टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्ट इज टू बी रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल। इसका मतलब है कि जितना कम आप यूज करोगे अपना रॉ मटेरियल, उतना कम कंजप्शन होगा आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। बिल्कुल सही बात कही है इसने, यानी कि तो हमारे पास आपकी असर्शंस क्या हो गई है, सही हो गई है। अगर हम इसके रीजन की बात करते हैं कि सॉलिड वेस्ट आर सेल्डम जनरेटेड व्हेन रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड टू गुड्स फॉर कंजप्शन, नहीं। अगर हम इसके रीजन की बात करते हैं तो इसका रीजन तो प्रॉपर पूरी तरह से क्या हो गया है, गलत हो गया है। तो आइए देखते हैं स्टेटमेंट क्या है कि बोथ वाला कंसेप्ट तो इसको आप हटा ही दीजिएगा, ठीक है। ए इसका ट्रू है बट आर इज फॉल्स है, तो सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है। तो इस तरह से आज आपके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जितने भी गेट के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके 2021 तक, उनको हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से सॉल्व कर दिया है डियर।